हेलो साथियों। कल हमने आपके किसान आंदोलन के बारे में चर्चा की थी। कल हमने देखा था आपका कि किसान आंदोलन होता क्या है, किसान क्यों आंदोलन करने पे मजबूर होता है। किसानों के जब हमने बात की थी कि किसानों के अधिकारों का हनन होता है, तो अपने अधिकारों के हनन के लिए, उन अधिकारों के हनन के खिलाफ किसान जो अपनी आवाज उठाता है, उस आवाज को हमने क्या देखा था, आपका आंदोलन कहा जाता है। इसी आंदोलन को दूसरे शब्दों में हम संघर्ष भी कह सकते हैं और आपका विद्रोह भी कह सकते हैं। हमने देखा था कि जब किसान पे अत्याचार होता है, किसान का शोषण होता है, तो अपने अत्याचार और शोषण के खिलाफ जब किसान आवाज उठाता है, संघर्ष करता है, तो वो रूप ले लेता है किसका, आपके आंदोलन का। अब अत्याचार और शोषण किस प्रकार से होता है, तो कल हमने आपकी खूब चर्चा की थी कि किसानों पे अनेक प्रकार की, अनेक नामों से आपके लाग बाग लगाई गई थी। लाग बाग का मतलब हुआ करता था टैक्स, आपका कर। हमने कल पूरी चर्चा आपके लाग बाग पे की थी, जैसे आपके मायरा लाग, अंग लाग, कबूतर के धान की लाग, कंवर जी के घोड़े की लाग, जट लाग, घास मारी लाग, न्योत, चौरी कर, इन सभी करों की हमने कल खूब चर्चा की थी। आज आपका एक पर्टिकुलर किसान आंदोलन लेके चलते हैं, और वो किसान आंदोलन है आपका बिजोलिया किसान आंदोलन। आज हमें आपकी चर्चा करनी है, आपकी बात करनी है किस किसान आंदोलन की। तो जब भी राजस्थान के किसान आंदोलन का जिक्र किया जाएगा, तो उसमें सबसे पहले जो किसान आंदोलन आता है वो है आपका बिजोलिया किसान आंदोलन। कौन सा? आपका बिजोलिया किसान आंदोलन। इस बिजोलिया किसान आंदोलन में देखो तीन नाम आए हैं आपके, एक बिजोलिया, एक किसान और एक आंदोलन। किसान आंदोलन क्या होता है इसके बारे में तो हमारी चर्चा होगी। आज हमें इस किसान आंदोलन के बारे में बात करनी है। तो कौन सा किसान आंदोलन? आपका बिजोलिया किसान आंदोलन। अब जब भी बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ते हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे हम इस बिजोलिया नाम पे कि ये किसान आंदोलन कहां पे हुआ, किस प्रकार से हुआ। तो जब बिजोलिया किसान आंदोलन की बात की जाती है, तो सबसे पहले एक नाम आया आपके सामने, बिजोलिया। तो सर ये बिजोलिया है क्या, कहां पे पड़ता है? क्या इसे हमेशा से बिजोलिया नाम से ही जाना जाता है, या फिर इसके कुछ अन्य नाम भी हुआ करते? तो पहले हम बात करें कि बिजोलिया, इस बिजोलिया का प्राचीन नाम क्या है? इस बिजोलिया का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका प्राचीन नाम हमें देखने को मिलता है आपका विजयावली। बिजोलिया का प्राचीन नाम क्या है? तो प्राचीन नाम हमें इसका देखने को मिलता है आपका विजयावली। क्या देखने को मिलेगा आपको? विजयावली। तो प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? विजयावली। विजयावली आपका। और विजयावली के साथ साथ इसे आपका विंध्यावली भी कहा जाता है, याद रखना। क्या? विंध्यावली। विजयावली या विंध्यावली। तो सर आपने कैसे कह दिया कि इस बिजोलिया का प्राचीन नाम विजयावली या विंध्यावली है? आपको क्या पता? इसका उल्लेख कहां पे मिलता है कि बिजोलिया का प्राचीन नाम विजयावली या आपका विंध्यावली है? तो जब मैं आपको चौहान पढ़ा रहा था, उस समय मैंने आपको बताया था कि हमारे राजस्थान के जितने भी प्राचीन नाम हैं, जैसे बिजोलिया का विजयावली या विंध्यावली, इसके अलावा, एक मिनट चालू रखना बच्चों, या फिर आपका जालोर का जैसे जबालीपुर, इस प्रकार के जो आपके प्राचीन नाम है, वो एक अभिलेख मिलता है आपका बिजोलिया अभिलेख। कौन सा अभिलेख? आपका बिजोलिया अभिलेख। ये बिजोलिया जो अभिलेख है, ये आपके 1170 ईस्वी का है। कब का है? आपके 1170 ईस्वी। इस बिजोलिया अभिलेख में आपका ये उल्लेख मिलते हैं। जितने भी हम राजस्थान के प्राचीन नामों की बात आपके करते हैं, उन सभी इस अभिलेख में प्राचीन नामों का उल्लेख है। तो सर बिजोलिया अभिलेख में तो मिला, पर अभिलेख है कहां पे? तो याद रखना, भीलवाड़ा के अंदर आपका जो एक मंदिर बना हुआ है,
पार्श्वनाथ जी का मंदिर, उस पार्श्वनाथ जी के मंदिर में ये अभिलेख लगा हुआ है। तो बिजोलिया अभिलेख जो 1170 ईस्वी का है, जो आपके सोमेश्वर चौहान ने लिखवाया। सोमेश्वर चौहान कौन है? तो जो हम पृथ्वीराज चौहान पढ़ते हैं, पृथ्वीराज तृतीय पढ़ते हैं, उनके पिता थे आपके सोमेश्वर चौहान। और उन सोमेश्वर चौहान ने आपके पार्श्वनाथ मंदिर पे एक अभिलेख लगवाया, जिस अभिलेख को क्या कहा जाता है? आपका बिजोलिया अभिलेख। जिस बिजोलिया अभिलेख के रचयिता आपके गुणभद्र थे, उन्होंने आपके वर्णन किया है कि इस बिजोलिया का प्राचीन नाम क्या है? तो आपका विजयावली या विंध्यावली है। तो बिजोलिया अभिलेख लगा कहां पे है? तो आपके पार्श्वनाथ जी के मंदिर पे लगा हुआ है, जिसमें हमें ये आपका उल्लेख मिलता है। फिर सर ये बिजोलिया है, ये कौन सी रियासत का भाग हुआ करता था? तो जब मैं आपको पढ़ा रहा था मेवाड़, तो मैंने बताया था कि मेवाड़ रियासत में ए श्रेणी के 16 ठिकाने थे। ए श्रेणी के 16 ठिकाने थे, और उन्हीं 16 ठिकानों में से एक ठिकाना है कौन सा? आपका बिजोलिया। कि मेवाड़ रियासत में आपके ए श्रेणी के 16 ठिकाने हैं, और उन्हीं में से आपका एक ए श्रेणी का ठिकाना है। ए श्रेणी का क्या है? आपका ठिकाना है। चलो सर, इतनी बात मान ली हमने कि बिजोलिया का प्राचीन नाम विजयावली या विंध्यावली है, जिसका उल्लेख हमें बिजोलिया अभिलेख से मिलता है, जो 1170 ईस्वी का है, जो आपके पार्श्वनाथ जी के मंदिर में लगा हुआ है। बिजोलिया है, ये आपके मेवाड़ रियासत में ए श्रेणी का ठिकाना हुआ करता था। किस श्रेणी का ठिकाना हुआ करता था? ए श्रेणी का ठिकाना। सर ये बिजोलिया है, ये कौन सी जागीर में आता है? कौन सी जागीर में आता है? तो याद रखना, ये आपके ऊपरमाल की जागीर में आता है। ऊपरमाल की जागीर में। अच्छा सर, हमने ये भी देखा कि जो बिजोलिया ठिकाना है, ये आपके ऊपरमाल की जागीर में आता है। तो सर क्या ऊपरमाल की जागीर में जब बिजोलिया ठिकाना आता है, तो ये ऊपरमाल की जागीर है कहां से कहां तक? कहते हैं कि ऊपरमाल की जागीर में 79 या 83 गांव का समूह हुआ करता था। और ये जो ऊपरमाल की जागीर है, ये ऊपरमाल की जागीर दो जगह पड़ती है आपकी, मैं आपको बताऊं। एक तो आपके बिजोलिया है, जो भीलवाड़ा में है, और बिजोलिया से लेके जो भैंसरोडगढ़ तक के मध्य का क्षेत्र है, भैंसरोडगढ़ आपका चित्तौड़गढ़ में, कि ये आपका बिजोलिया, ये आपका बिजोलिया जो कहां पर है? आपके भीलवाड़ा में। कहां पर है? आपके भीलवाड़ा में। बिजोलिया भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़, कहां पर? आपका भैंसरोडगढ़। उस भैंसरोडगढ़ कहां पर है? आपके चित्तौड़ में। तो इनके मध्य का जो भूभाग है, मध्य का जो भूभाग है, ये मध्य का भूभाग आपका क्या कहलाता है? तो ये मध्य का भूभाग आपका ऊपरमाल की जागीर कहलाता है। कि बिजोलिया का प्राचीन नाम विजयावली या विंध्यावली हो गया, जो बिजोलिया अभिलेख से हमें इसके प्राचीन नाम का उल्लेख मिला। ये मेवाड़ रियासत में आपके ए श्रेणी का ठिकाना है, पर ये कौन सी जागीर का भाग है? तो ये आपके ऊपरमाल की जागीर का भाग है। ऊपरमाल की जागीर है कहां पर? तो याद रखोगे, बिजोलिया जो भीलवाड़ा में पड़ता है, और भैंसरोडगढ़ जो आपका चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। इसके मध्य का जो पहाड़ी इलाका है, जो पथरीला इलाका है आपका, ये पूरा का पूरा किस जागीर के नाम से जाना जाता है? तो ये आपके ऊपरमाल की जागीर के नाम से जाना जाता है। इस जागीर में, ऊपरमाल की जागीर में एक किसान आंदोलन हुआ, और वो किसान आंदोलन किस नाम से जाना जाता है आपका? तो वो बिजोलिया किसान आंदोलन के नाम से जाना जाता है। फिर आप बात करोगे सर, जो ये बिजोलिया है, इस बिजोलिया, पहले बिजोलिया नहीं, मैं बात करूं पहले ऊपरमाल की जागीर की। तो ये ऊपरमाल की जागीर है, इस ऊपरमाल जागीर का संस्थापक कौन है? ऊपरमाल जागीर का संस्थापक, तो ऊपरमाल जागीर का संस्थापक माना जाता है आपके अशोक परमार को। ऊपरमाल का जागीर का संस्थापक कौन हो जाएगा? अशोक परमार। ये हमें याद पूछा गया है,
अशोक परमार। कहते हैं कि जब आपके 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा और बाबर के मध्य, 1527 का जब आपके खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा और बाबर के मध्य, जब राणा सांगा आपकी पाती पर्वन की परंपरा को निभाकर राजस्थान या राजपुताना के सभी शासकों को अपनी तरफ से लड़ने के लिए आमंत्रित करता है, तो उसी समय जगनेर से, जो जगनेर भरतपुर में पड़ता था, जगनेर भरतपुर से एक व्यक्ति सहायता करने के लिए आता है राणा सांगा की, और वो कौन था? आपका अशोक परमार। जब अशोक परमार आपकी खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता करने आया और वीरता के साथ युद्ध लड़ा, तो युद्ध के बाद राणा सांगा ने अशोक परमार की वीरता से प्रभावित होकर इन्हें आपकी एक जागीर दी, और वो जागीर कौन सी है? आपकी ऊपरमाल की जागीर। तो ऊपरमाल की जागीर का संस्थापक अशोक परमार कैसे हुआ, जो जगनेर भरतपुर से पड़ता है? तो अशोक परमार ने राणा सांगा की खानवा के युद्ध में सहायता की थी, और इस सहायता से खुश होकर आपके राणा सांगा ने अशोक परमार को ऊपरमाल की जागीर दे दी थी। इसलिए ऊपरमाल जागीर का संस्थापक कौन कहलाता है? आपका तो ऊपरमाल जागीर का संस्थापक कहलाता है आपका अशोक परमार। फिर इस अशोक परमार के वंशज यहाँ के जागीरदार बनते रहे। इसलिए आपसे सवाल इस प्रकार से बनता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन के समय बिजोलिया का जागीरदार किस वंश से था? तो किस वंश से हो जाएगा? आपके परमार वंश से। कि बिजोलिया में किस वंश के जागीरदार हुआ करते थे? तो किस वंश के हो जाएंगे? आपके परमार वंश से, क्योंकि ऊपरमाल जागीर का संस्थापक कौन है? आपका अशोक परमार है। तो अशोक परमार इसका आपका संस्थापक है। तो याद रखोगे कि बिजोलिया में कौन से वंश के जागीरदार हुआ करते थे? तो आपके परमार वंश के जागीरदार हुआ करते थे। इस प्रकार से एग्जामिनर है वो सवाल को घुमाता है। इसके बाद आप याद रखोगे कि जब बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ, तो इस किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा किसान कौन सी जाति के थे? पूछा जाता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसानों द्वारा आंदोलन किया गया था? तो याद रखोगे धाकड़ जाति के किसान आंदोलन। आपके धाकड़ जाति के किसान थे। किस जाति के किसान है आपके? तो धाकड़ जाति के आपके किसान हुआ करते थे। इसके अलावा सर जब ये ऊपरमाल की जागीर में किसान आंदोलन हुआ, तो इसे हम बिजोलिया किसान आंदोलन क्यों कहते हैं, ऊपरमाल किसान आंदोलन क्यों नहीं कहते? कि सर ये ऊपरमाल की जागीर में किसान आंदोलन हो रहा है, तो फिर हम इसे आपका बिजोलिया किसान आंदोलन क्यों कह रहे हैं? तो इसका रीजन क्या था? जो आपकी ऊपरमाल की पूरी जागीर है, इसका सदर मुकाम या फिर दूसरे शब्द में आप कह सकते हो राजधानी या फिर मुख्यालय है, वो कौन सा था? वो बिजोलिया था। कि ऊपरमाल जागीर का सदर मुकाम या राजधानी या मुख्यालय था, वो आपका बिजोलिया था। इसलिए इस किसान आंदोलन को क्या कहा जाता है? आपके बिजोलिया किसान आंदोलन। इसका मतलब ये नहीं है कि ये किसान आंदोलन सिर्फ आपका बिजोलिया नामक क्षेत्र पे ही हुआ है, नहीं। ये किसान आंदोलन आपकी ऊपरमाल की जागीर में हुआ है, किंतु ऊपरमाल जागीर का जो सदर मुकाम है, जो राजधानी है, जो मुख्यालय है, वो कौन सा क्षेत्र था? तो वो बिजोलिया था। इसलिए इस किसान आंदोलन का नाम क्या हो गया? आपका बिजोलिया किसान आंदोलन। तो पूछ लिया जाए कि ऊपरमाल जागीर का सदर मुकाम कौन सा था, तो कौन सा हो जाएगा आपका? तो सदर मुकाम हो जाएगा आपका बिजोलिया। तो ऊपरमाल जागीर का ऊपरमाल जागीर का सदर मुकाम, ऊपरमाल जागीर का सदर मुकाम कौन सा है? तो सदर मुकाम कौन सा हो जाएगा? वो है आपका बिजोलिया। वो कौन सा है? आपका बिजोलिया। इसके अलावा अब कहा जाता है जो आपका बिजोलिया किसान आंदोलन है, इस बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई? बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो शुरुआत मानी जाती है आपके 1897 में। बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 1897 में। और समाप्ति कब हुई? ये समाप्त कब होगा आपका? तो समाप्त हुआ था आपके 1941 ईस्वी में। हम बात करेंगे पूरे किसान आंदोलन की,
पर पहले जो आपका सीधा फैक्ट लाइन से क्वेश्चन बन सकता है वो कि बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत 1897 में हुई, बिजोलिया किसान आंदोलन की समाप्ति कब हुई, तो आपके 1941 में। लगभग ये किसान आंदोलन कितने वर्षों तक चला था, तो लगभग ये किसान आंदोलन आपके 44 वर्ष तक चला था। तो बिजोलिया किसान आंदोलन कितने वर्षों तक चला, तो 44 वर्षों तक आपका चला। अभी तक हमने आपका क्या पढ़ा बिजोलिया किसान आंदोलन में, कि बिजोलिया किसान आंदोलन प्राचीन नाम इसका विजयावली या विंध्यावली है, जिसका उल्लेख बिजोलिया अभिलेख में मिलता है। बिजोलिया अभिलेख भीलवाड़ा के पार्श्वनाथ जैन जो पार्श्वनाथ मंदिर है उसमें लगा हुआ है, जो सोमेश्वर चौहान के समय। ये बिजोलिया किस रियासत का भाग है, तो ये मेवाड़ रियासत का भाग है, और मेवाड़ रियासत के ए श्रेणी का ठिकाना हुआ करता। मेवाड़ रियासत में 16 ए श्रेणी के ठिकाने थे, उन्हीं में से ए श्रेणी का ठिकाना है बिजोलिया। ये कौन सी जागीर का भाग है बिजोलिया, तो ये आपके ऊपरमाल की जागीर का भाग है। ऊपरमाल जागीर है कौन सी, तो बिजोलिया भीलवाड़ा से लेके भैंसरोडगढ़ जो चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, इसके मध्य का जो भूभाग है वो आपका ऊपरमाल का जागीर कहलाता है। ऊपरमाल जागीर का संस्थापक कौन है, तो अशोक परमार हो जाएगा। क्यों, क्योंकि खानवा के युद्ध में अशोक परमार ने राणा सांगा की तरफ से भाग लिया था, और राणा सांगा इसकी वीरता से प्रभावित होकर मेवाड़ में इन्हें एक जागीर देता है। वो जागीर कौन सी है आपकी, तो वो जागीर आपकी ऊपरमाल की जागीर है। इसलिए पूछ लिया जाए कि बिजोलिया किसान आंदोलन के समय वहां के जागीरदार किस वंश से थे, तो किस वंश से थे, आपके परमार वंश से। बिजोलिया किसान आंदोलन में जो किसान आंदोलन किया था वो किस जाति के थे, तो वो आपके धाकड़ जाति के किसान थे। ऊपरमाल जागीर का सदर मुकाम कौन सा है, तो सदर मुकाम बिजोलिया है, इसीलिए इस किसान आंदोलन को क्या कहा जाता है, आपका बिजोलिया किसान आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो 1897 ईस्वी में, और समाप्ति कब हुई, तो 1941 ईस्वी में। लगभग ये किसान आंदोलन कितने वर्षों तक चला था, तो आपके 44 वर्षों तक चला था। अब कहा जाता है जब बिजोलिया किसान आंदोलन हम पढ़ते हैं तो इसको 3 चरणों में बांटा गया, क्योंकि तीनों चरण हमें अलग अलग देखने को मिलते हैं, अलग अलग कालक्रम के अनुसार मिलते हैं, तो पढ़ने की दृष्टि से भी आसान रहे और आपको समझने की दृष्टि से भी आसान रहे। इसलिए बिजोलिया किसान आंदोलन को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है, कि बिजोलिया किसान आंदोलन के आपके 3 चरण हैं। कितने चरण है आपके, 3 चरण है। तो हम बात करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण की। किसकी, आपकी प्रथम चरण की, आपका प्रथम चरण। अब प्रथम चरण की हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि जो आपका प्रथम चरण है ये 1897 से लेके 1915 तक चला था। 1897 से लेके 1915। कहते हैं कि 1894 के आसपास बिजोलिया के जागीरदार हुआ करते थे गोविंदास, और गोविंदास और किसानों के मध्य के जो संबंध थे वो बहुत अच्छे थे। कहते हैं कि एक बार यहाँ पे आपके मराठों का भी आगमन हुआ था, लेकिन गोविंदास ने किसानों की सहायता से उन्हें धकेल दिया था बाहर। इसलिए किसान और आपके जागीरदार के मध्य संबंध बहुत अच्छे हुआ करते थे। पर कहते हैं कि 1894 में गोविंदास की मृत्यु के बाद यहाँ का जागीरदार बना था आपका करशन सिंह, जिसे किशन सिंह भी कहा जाता है। और करशन सिंह या किशन सिंह जब जागीरदार बनता है तब से यहाँ पर किसान और जागीरदार के जो मध्य के संबंध थे वो आपके थोड़े से भिन्न हो जाते, उनमें थोड़ा सा आपकी खटास आ जाती है। इसका रीजन ये था कि आपके जो जागीरदार करशन सिंह थे उन्होंने किसानों पे नए नए कर लगा दिए थे। इस प्रकार की समस्याओं से परेशान हो गए थे बिजोलिया के किसान, और बिजोलिया के किसानों ने आंदोलन करने की सोची, और वो हमें उसको देखने को मिलता है 1897 ईस्वी के आसपास। इसीलिए बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत मानी गई कब, आपके 1897 में। अब कहते हैं कि 1897 में ये प्रारंभ कैसे हुआ, तो कहा जाता है कि 1897 में यहां पर एक गांव हुआ करता था गिरधरपुर। कौन सा गांव आपका, गिरधरपुर। मैंने बताया कि किसान आंदोलन आपके ऊपरमाल की जागीर में हो रहा है, तो उन्हीं में से गांव था गिरधरपुर। और कहा जाता है कि गिरधरपुर में कोई गंगाराम किसान था।
कौन? आपका गंगाराम धाकड़। इस गंगाराम धाकड़ के पिता की मृत्यु हो जाती है, और इस पिता की मृत्यु हुई तो इनके घर पे जो आपके किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो हम हमारे सनातन धर्म के अनुसार मानते हैं कि 12 दिन तक उनके घर पे हम बैठते हैं संतावना देने के लिए। तो जो गंगाराम धाकड़ के पिता का जो कर्ज का काम चल रहा था, आपके खर्च वगैरह का काम चल रहा था, तो यहाँ अन्य अन्य किसान आते और किसान एक दूसरे से वार्तालाप करते, और जब किसान आपस में बतलाते कि यार आपनो तो जागीरदार इशू है, आपने पर यो टैक्स लगा दियो, आपनो शोषण करने ला रहे है, आपनो अत्याचार करने लाग रहे है, इस प्रकार के किसान आपस में बातें करते थे कि यार आपा तो आगता हो गया जागीरदारों के किया छुटकारो पाओ। तो इस प्रकार की बातें कर रहे थे, तो उसी समय यहां पर एक व्यक्ति आता है जो उस समय आपके इस किसान आंदोलन का नेतृत्व भी करेगा, और वो है साधु सीताराम दास, जो पढ़े लिखे हुए आदमी थे, जो यहाँ पे पुस्तकालय में नौकरी करते थे। तो उन्होंने कहा कि तुम वार्ता ही कर रहे हो, तुम अपने जागीरदार से परेशान हो, तो इस जागीरदार की शिकायत कर दो। वे बोलिया साहब ये तो पढ़ा लिखा आदमी हो, हम शिकायत किसके पास करें, जागीरदार की शिकायत किसके पास करें, जागीरदार तो हमारा है, वो मालिक है। तब साधु सीताराम दास ने कहा कि जागीरदार मालिक है, मैंने माना, पर जागीरदार से भी ऊपर एक व्यक्ति होता है, और वो होता है रियासत का राजा, और हम मेवाड़ के अंतर्गत आते हैं, तो सबसे ऊपर है वो आपके महाराणा है, और उस समय आपके महाराणा फतेह सिंह शासन कर। तो साधु सीताराम दास ने लोगों को सलाह दी कि तुम अपने जागीरदार करशन सिंह की शिकायत कर सकते हो, वो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास शिकायत करो। तो कहा कि साहब अब इनकी शिकायत करने जाए कौन? तो कहते कि इन लोगों में से दो व्यक्तियों का चुनाव किया गया, और वो व्यक्ति थे आपके नानजी पटेल और ठाकरे पटेल। इन दो व्यक्तियों को चुना गया, नानजी पटेल और ठाकरे पटेल को, और इनको कहा गया कि तुम मेवाड़ जाओ, और मेवाड़ में जाके मेवाड़ में जो महाराणा है उससे मिलो, और इस जाके इस किशन सिंह या करशन सिंह की शिकायत करके आओ, उन्हें बताओ कि करशन सिंह या किशन सिंह हम पे किस प्रकार का अत्याचार कर रहा है, हमारा किस प्रकार का शोषण कर रहा है। तो कहते हैं कि नानजी पटेल और ठाकरे पटेल साधु सीताराम की सलाह पे यहाँ के किसानों का नेतृत्व करते हुए मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह से मिलने जाते हैं। जब मिलने गए तो कुछ दिनों तक तो उनकी मुलाकात नहीं हुई, और जब महाराणा से मुलाकात हुई तो वो करशन सिंह या किशन सिंह की शिकायत करते हैं, उन्हें बताते हैं कि हमारा जागीरदार हम पे किस प्रकार का अत्याचार या शोषण कर रहा है। तो फतेह सिंह ने कहा टेंशन मत लो, तुम जाओ अपने वापस वहां पे, मैं करशन सिंह की जांच करने के लिए एक जांच आयोग भेज, और मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह की तरफ से एक जांच आयोग भेजा गया, और वो जांच आयोग कौन सा था? आपका हामिद हुसैन जांच आयोग। हामिद हुसैन के नेतृत्व में जांच आयोग यहाँ पे आता है, और इस ऊपरमाल जागीर की जांच करता है, यहाँ की रिपोर्ट बनाता है, और रिपोर्ट फतेह सिंह को सौंपता, और रिपोर्ट में यह जाहिर किया गया कि सच में बिजोलिया के किसानों का क्या हो रहा है? शोषण हो रहा है। लेकिन कहते हैं कि महाराणा फतेह सिंह द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। जब मेवाड़ के महाराणा द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई, तो आपके जो जागीरदार करशन सिंह थे, उनके हौसले थे वो और भी बुलंद हो गए, और हौसले बुलंद हुए तो वो सबसे पहले यहां पर आए और आके कहा कि तुम्हारी लोगों की इतनी हिम्मत है कि थे मेरी शिकायत करण गया, मेरी शिकायत करण कौन गए? क्या नानजी पटेल और ठाकरे? कि नानजी पटेल ठाकरे पटेल आज के बाद इस क्षेत्र में नजर आया नहीं थे तो थारी टांगिया तोड़ दूंगा। तो कहने का मतलब आपके नानजी पटेल और ठाकरे पटेल को यहां से निष्कासित ही कर दिया। तो इस प्रकार से किसान आंदोलन की क्या होती है? आपकी शुरुआत होती है। तो इसको हम थोड़ा सा नोट डाउन करेंगे, फिर आगे का अध्ययन करेंगे। तो ये आप नोट डाउन करोगे कि प्रथम चरण में किसान आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई। क्या लिखोगे कि 1897 में गिरधरपुरा गांव में गंगाराम धाकड़ के घर पर
किसान एकत्रित हुए, किसान इकट्ठे हुए। इकट्ठे क्यों रहे? क्योंकि इनके घर पे कर्ज का जो उनके पिता की मृत्यु हुई थी, उनका काम चल रहा था, तो किसान इकट्ठे हुए। साधु सीताराम दास के नेतृत्व में, साधु सीताराम दास के नेतृत्व में, साधु सीताराम दास के नेतृत्व में नानजी पटेल, नानजी पटेल व ठाकरी पटेल, नानजी पटेल व ठाकरी पटेल जागीरदार करशन सिंह की, जागीरदार करशन सिंह की, जागीरदार करशन सिंह की शिकायत करने, शिकायत करने मेवाड़ महाराणा, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास गए, फतेह सिंह के पास गए। फतेह सिंह के पास गए। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह ने, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह ने, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह ने जांच आयोग, जांच आयोग हामिद हुसैन को भेजा, जांच आयोग हामिद हुसैन को भेजा, हामिद हुसैन को भेजा। जांच आयोग की रिपोर्ट पर, जांच आयोग की रिपोर्ट पर, जांच आयोग की रिपोर्ट पर महाराणा ने कोई भी कार्यवाही नहीं की, कोई भी कार्यवाही नहीं की। क्या नहीं की? आपकी कोई भी कार्यवाही नहीं की। जब कार्यवाही नहीं की तो हमने देखा कि जागीरदार करशन सिंह के हौसले बुलंद हुए और उन्होंने नानजी पटेल और ठाकरे पटेल को इस क्षेत्र से क्या कर दिया था? निष्कासित कर दिया। तो जागीरदार करशन सिंह ने, जागीरदार करशन सिंह ने नानजी पटेल, नानजी पटेल व ठाकरे पटेल को, व ठाकरे पटेल को इस क्षेत्र से निष्कासित कर दिया, इस क्षेत्र से निष्कासित कर दिया। क्षेत्र से क्या कर दिया? आपका निष्कासित कर दिया। अब कहा जाता है कि जब क्षेत्र से निष्कासित हुआ तो धीरे धीरे किसानों के अंदर और भी है वो आपके आंदोलन की भावना बढ़ी कि हमारे लोग शिकायत करने गए थे, इन शिकायतों के खिलाफ जागीरदार करशन सिंह उनको निष्कासित कर देता। लेकिन कहा जाता है कि 1897-98 की ये चर्चा है और हम पढ़ते हैं कि 1899 ईस्वी में आपका छप्पनिया अकाल पड़ता है। और जब छप्पनिया अकाल पड़ा तो जागीरदार करशन सिंह ने कुछ किसानों की सहायता की। जो किसानों के बड़े बड़े नेता थे उनको अपनी ओर मिलाया, अपनी ओर मिला के उनको कुछों को तो आपके जागीर के अंदर पोस्टें दे दी, बड़े बड़े पदों पे नियुक्त कर दिया। इसके अलावा कुछ अन्य किसान थे, उनको आपके अकाल के समय खाने पीने की व्यवस्था थी, ताकि जो किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे उन्हें अपनी ओर मिलाया जाए और किसान आंदोलन को एक बार दबाया जाए। इस प्रकार का कार्य किया किसने? आपके करशन सिंह ने। और जब किसान आंदोलन एक बार पूरी तरह से दब गया थोड़ा दिनों के लिए, तब करशन सिंह को लगा कि अच्छा तुम लोगों ने मेरी शिकायत की थी, अब बताता हूं मैं कौन हूं। और कहते कि 1903 में करशन सिंह ने एक नया कर लगा दिया और वो नया कर था आपका चौरी कर, कि जिस भी किसान के घर पे शादी होगी तो शादी के बदले जब आपके घर पे चौरी मांडी जाएगी तो जागीरदार को एक कर देना होगा, और वो कर कौन सा था? आपका चौरी कर।
अब किसान इतने करों से पहले ही दबे हुए थे और उनपे 1 कर और ठोक दिया गया। तो याद रखोगे कि मेवाड़ रियासत में या बिजोलिया किसान आंदोलन में या बिजोलिया क्षेत्र में चौरी कर कब लगाया गया? तो 1903 में लगाया गया। चौरी कर लगाने वाला जागीरदार कौन है? तो वो है आपका करशन सिंह। कहीं कहीं पे चौरी कर का उल्लेख 5 रुपए है और कहीं पर 11 रुपए है कि जिस भी किसान के घर पे शादी होगी तो उसको जागीरदार को 5 रुपए है वो कर के रूप में देने होंगे। तो याद रखोगे कि 1903 ईस्वी में 1903 ईस्वी में जागीरदार करशन सिंह द्वारा जागीरदार करशन सिंह द्वारा जागीरदार करशन सिंह द्वारा चौरी कर लगाया गया। चौरी कर लगाया गया। चौरी कर लगाया गया। अब चौरी कर लगा दिया तो कहते हैं कि किसान परेशान हो गए और किसानों ने इसका विद्रोह आपका विरोध किया। कहते हैं कि इस उपरमाल के क्षेत्र में 200 लड़कियां ऐसी थी जिनका विवाह करना था, पर 2 वर्षों तक है वो किसान इसका विवाह नहीं करते हैं और 2 वर्षों तक विवाह न करके मूक रूप से आपका विरोध किया किसका? करशन सिंह, कि हमारी लड़कियां शादी के लायक है पर हमारे पास पैसे नहीं है कर देने के लिए, इसलिए हम इन लड़कियों का विवाह नहीं कर रहे। और एक दिन उन 200 लड़कियों को इकट्ठा करके जागीरदार करशन सिंह के पास लाके किसान कहते हैं कि हे अन्नदाता, हमारी लड़कियां विवाह करने योग्य है पर हम आपके करों के कारण दबे हुए हैं और एक नया कर चौरी कर और लगा दिया आपने, इसकी वजह से हम शादी नहीं कर पा रहे। पर करशन सिंह ने कहा कि मन्ना कौन बेरो, बात सीधी सी आए, कहा लड़कियां ने बेच दो थे लेकिन मन्ने तो मेरो कर चे चौरे कर। इस प्रकार से किसान का अपमान कर रहा था कौन? आपका करशन सिंह। इसलिए जो बिजोलिया के पास के क्षेत्र लगते थे, आपके दूसरे रियासत के क्षेत्र लगते थे, किसान वहां जाना प्रारंभ हो जाता है कि जब हमारा जागीरदार इतना खराब है, जागीरदार इतना हमें परेशान कर रहा है, जागीरदार इतना निरंकुश हो सकता है जो जनता का ऐसा अपमान करता है, लड़कियों के लिए ऐसी बातें करता है, तो हमें यहाँ पे रहना ही नहीं है। और वो किसान है वो दूसरे क्षेत्र में पलायन करने लग जाते हैं। जब दूसरे क्षेत्र में पलायन करने लगे तब करशन सिंह की आंखें खुली, कह रहे ये किसान ही बच जाएगा तो खेत कौन जोतेगा, खेत ना जोतेंगे तो हमें कर कहां से मिलेगा, तो सारा सिस्टम ही गड़बड़ा जाएगा। इसलिए करशन सिंह उन किसानों के पास जाता है, उनसे जाके उनसे विनती करता है कि तुम यहीं पर रहो, तुम्हें चौरी कर की वजह से परेशान हो तुम, तो मैं चौरी कर को समाप्त कर देता हूं। और कहते हैं कि 1906 के आसपास इस चौरी कर को समाप्त कर दिया था किसने? आपके करशन सिंह ने। तो एक बात ये भी याद रखोगे कि कालांतर में इस कर को करशन सिंह ने समाप्त कर दिया। करशन सिंह ने क्या कर दिया था? आपका करशन सिंह ने समाप्त कर दिया था। अब थोड़े से किसानों को फिर राहत मिली कि एक बार चौरी कर लगा था लेकिन आप वापिस क्या हो गया? समाप्त हो गया। लेकिन उसी समय वो कहते हैं ना कि आसमान से पटका और खजूर पे लटका, वो कहानी हुई। और वो किया हुई बाइया हुई कि 1906 में मृत्यु होगी किंग अथारे करशन सिंह की। और करशन सिंह की मृत्यु है वो निसंतान हो गई थी, उनके कोई संतान नहीं थी। तो संतान नहीं है तो उपरमाल का जागीरदार किसे बनाया जाए? तो कहा कि हमारा संस्थापक अशोक परमार था, वो कहां से आया था? कि वो भरतपुर से आया था। तो वहां से किसी व्यक्ति को गोद लिया जाए और यहाँ का जागीरदार बनाया जाए। इसलिए कहते हैं कि भरतपुर से आपकी जो जगह पड़ती है कामा भरतपुर, वहां से एक व्यक्ति को लाया गया और वो व्यक्ति था पृथ्वी सिंह, और पृथ्वी सिंह को यहाँ का जागीरदार बनाया गया। लेकिन पृथ्वी सिंह भरतपुर से आया था, मेवाड़ की संस्कृतियों को जानता नहीं था, और जैसे ही राजा बना, जैसे ही जागीरदार बना, तो जागीरदार बनते ही जनता पे 1 कर और लगा दिया। और वो कर था तलवार बंधाई। तलवार बंधाई का मतलब होता है जब जागीर का नया जागीरदार बनता है तो राजा की तरफ से उसे कुछ भेंट किया जाता है, जैसे उसके कमर में तलवार भेंट की जाती है कि आज से तुम इस जागीर के जागीरदार हो।
उस जागीरदार को इस सम्मान के बदले राजा को कुछ कर देना होता था, जिसे तलवार बंधाई कहा जाता था। और वो तलवार बंधाई इतने दिन तक आपके बिजोलिया में जागीरदार राजा को देता था। पर इस समय पृथ्वी सिंह जागीरदार बना, तो पृथ्वी सिंह वो कर दिया। और कर देने के बाद पृथ्वी सिंह ने जनता से कहा कि मैं तलवार बंधाई दिया हूं, तो ये तलवार बंधाई तुम्हें देना होगा। और वो इस तलवार बंधाई को जनता से वसूल करता है। तो किसानों ने विरोध किया कि आलो पृथ्वी सिंह जी, वो के काम है, इतना दिन तो जागीरदारी दे, तो लेकिन आप तो हमसे ये कर ले रहे हो। पर पृथ्वी सिंह ने कहा ना ना, मैं तो कर थार पा लूंगा। और पृथ्वी सिंह है वो जनता से कर वसूलता। तो याद रखना कि बिजोलिया में तलवार बंधाई कर किस जागीरदार ने लगाया था, तो वो पृथ्वी सिंह ने लगाया था। कब लगाया था, तो 1906 ईस्वी में लगाया था। तो ये बात आप नोट डाउन करो कि 1906 में करशन सिंह की मृत्यु हुई। करशन सिंह की मृत्यु हुई। करशन सिंह की क्या हो जाती है, आपकी मृत्यु हुई। नया जागीरदार, नया जागीरदार, नया जागीरदार पृथ्वी सिंह बना। और पृथ्वी सिंह कहां का है आपका, तो कामा भरतपुर से, कामा भरतपुर। नया जागीरदार पृथ्वी सिंह बना तथा 1906 में ही, 1906 में इन्होंने यहां पर तलवार बंधाई कर लगाया, तलवार बंधाई कर लगाया, तलवार बंधाई कर लगाया। तो याद रखना कि तलवार बंधाई कर कौन से जागीरदार ने लगाया था, तो पृथ्वी सिंह ने लगाया। अब पृथ्वी सिंह आपका तलवार बंधाई कर लगाता है और जनता से कर को वसूल करता है और जनता का इस प्रकार से शोषण किया। पर कहते हैं कि 1914 में इस आपके पृथ्वी सिंह की भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो 1914 में पृथ्वी सिंह की मृत्यु हुई। और पृथ्वी सिंह की मृत्यु हुई तो यहां का जागीरदार इसका पुत्र बना। पृथ्वी सिंह की मृत्यु हुई। नया जागीरदार, नया जागीरदार, नया जागीरदार केसरी सिंह बना। केसरी सिंह इनका पुत्र था, केसरी सिंह बना। केसरी सिंह बना। लेकिन कहा जाता है कि जब केसरी सिंह जागीरदार बना था ना, तो उस समय केसरी सिंह बालक था, नाबालिग था, अल्पायु का था। अब अल्पायु का था तो एक बार जब तक केसरी सिंह बड़ा न हो जाए तब तक इस बिजोलिया ठिकाने को या ऊपरमाल की जागीर को मेवाड़ रियासत ने आपका खालसा भूमि घोषित कर दिया। और खालसा भूमि घोषित करके आपके यहाँ पे अमर सिंह रणावत और डूंगर सिंह भाटी को नियुक्त किया गया। ये दो आपके मेवाड़ रियासत के द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी थे। और इन्होंने जनता पे जबरदस्त आपका अत्याचार किया, लोगों से कर वसूल किया। जिसके पास नहीं है तो उसे पीट पीट कर लियो, लेकिन कर वो रिपियो कौन छोड़ो एक। तो अमर सिंह रणावत और डूंगर सिंह भाटी जबरदस्त तरीके से किसानों का यहाँ पर शोषण करते। इस समय साधु सीताराम दास भी आपकी आवाज उठाते हैं, पर उन्हें पुस्तकालय की नौकरी से बेदखल कर दिया जाता है। इस प्रकार से अमर सिंह रणावत और डूंगर सिंह भाटी के आपके काम रहे। और आपका 1915 तक ये पहला चरण रहता है। पहले चरण में किसानों को सफलता नहीं मिली। ये आंदोलन है वो किसी एक व्यक्ति के नेतृत्व में नहीं चल रहा है, तो आपका ये स्वतः स्फूर्त रहता है। पर हमें पहले चरण में साधु सीताराम दास, फतेह करमचरण, इन व्यक्तियों का नाम ध्यान रखना है। पर आप याद रखोगे कि पूछ लिया जाए कि बिजोलिया का ठिकाना आपका खालसा भूमि घोषित कब हुआ था, तो 1914 में हुआ था। तो 1914 में बिजोलिया ठिकाना, बिजोलिया ठिकाना खालसा भूमि घोषित हुआ। बिजोलिया ठिकाना खालसा भूमि घोषित हुआ, खालसा भूमि घोषित हुआ।
और किस अधिकारी की नियुक्ति की गई? तो मेवाड़ रियासत द्वारा, मेवाड़ रियासत द्वारा, मेवाड़ रियासत द्वारा अमर सिंह राणावत, अमर सिंह राणावत व डूंगर सिंह भाटी को नियुक्त किया, डूंगर सिंह भाटी को नियुक्त किया गया, डूंगर सिंह भाटी को नियुक्त किया गया। और इन्होंने जनता का जबरदस्त आपका शोषण किया। तो ये आपका पहला चरण रहेगा। पहला चरण में हमने एक एक लाइनें जो लिखी है वहां से प्रत्येक लाइन से कभी ना कभी आपका सवाल बना है और आगे भी बनेगा। पूरा कालक्रम क्या हुआ? तो पूरा कालक्रम में आपको एक मात्र आपको 2 मिनट में वापस रिवीजन करवाता हूं, तो इसको समझने की कोशिश करना आप। कि सबसे पहले 1897 में किसान इकट्ठे हुए गिरधरपुरा गांव में, और किसानों को साधु सीताराम दास आपकी राय देते हैं, इसलिए 2 व्यक्ति आपके नानजी पटेल और ठाकरी पटेल शिकायत करने गए किसके? आपके जागीरदार करशन सिंह की। जब फतेह शिकायत करने किसके पास गए? तो महाराणा फतेह सिंह के पास। और महाराणा फतेह सिंह ने इनकी जांच के ऊपर एक जांच आयोग भेजा, कौन सा? हमीद हुसैन। कौन सा जांच आयोग आपका? हमीद हुसैन। उसने सही बताया कि किसानों का शोषण हो रहा है, पर उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की। इसलिए जागीरदार करशन सिंह ने नानजी पटेल और ठाकरे पटेल को क्या कर दिया? आपका निष्कासित कर दिया। क्या कर दिया? आपका निष्कासित। करशन सिंह ने कर लगाया 1903 में, कौन सा? आपका चौरी कर। लेकिन बाद में इसे समाप्त भी किसने किया? करशन सिंह ने। 1906 में आपका पृथ्वी सिंह जागीरदार बना, और पृथ्वी सिंह ने एक नया कर लगाया, कौन सा? आपका तलवार बंधाई। कौन सा? आपका तलवार बंधाई। 1914 में पृथ्वी सिंह के जगह पे नया जागीरदार बना, कौन? आपका केसरी सिंह। कौन? आपका केसरी सिंह। ये बच्चा था, इसलिए 1914 में बिजोलिया कैसा क्षेत्र हुआ? आपका खालसा। और 2 व्यक्तियों को नियुक्त किया, वो कौन है आपके? तो अमर सिंह रनावत व डूंगर सिंह भाटी। इतनी बात हमने पढ़ी कौन से में? आपके पहले चरण में। क्या क्या? अब देखो यहां से आप क्या क्या याद रखोगे। किसान आंदोलन की शुरुआत 1897 में, कौन से गांव से? तो गिरधरपुरा गांव से। इतनी बात। इस पहले चरण का नेतृत्व कौन करे? इनको राय कौन दे रहे? साधु सीताराम दास। शिकायत करने कौन कौन जाता है आपका? तो नानजी पटेल व और दूसरा व्यक्ति आपका ठाकरे पटेल। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि इस समय मेवाड़ के महाराणा कौन है? तो कौन हो जाएंगे? आपके फतेह सिंह। फतेह सिंह द्वारा जांच आयोग कौन सा भेजा गया था? तो जांच आयोग कौन सा हो जाएगा? आपका हमीद हुसैन जांच आयोग। इसके बाद में कि जांच आयोग पे कोई कार्यवाही की? नहीं की। नानजी पटेल और ठाकरे पटेल को क्या कर दिया गया था? तो आपका निष्कासित कर दिया गया। तो मेवाड़ में बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण में किसे निष्कासित किया गया? नानजी पटेल व ठाकरे पटेल। या फिर ऐसे पूछेंगे कि नानजी पटेल व ठाकरे पटेल का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो किस किसान आंदोलन से? तो बिजोलिया किसान आंदोलन। चौरी कर कब लगाया गया? तो 1903 में। किसके द्वारा लगाया गया? तो जागीरदार करशन सिंह द्वारा। कौन सा कर? आपका चौरी कर। और इस कर को समाप्त भी किसने किया था? तो आपके करशन सिंह। 1906 में दूसरा जागीरदार कौन बन रहा है? आपका पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह कहां से है? तो कामा भरतपुर। बिजोलिया में आपका तलवार बंधाई कर किसने लगाया था? तो तलवार बंधाई आपके पृथ्वी सिंह ने। पृथ्वी सिंह की मृत्यु 1914 में हुई, तो नया जागीरदार कौन बना? आपका केसरी सिंह। कौन बना? आपका केसरी सिंह। बिजोलिया ठिकाना खालसा में कब परिवर्तित हुआ था? तो 1914 में। जब खालसा में परिवर्तित हुआ तो यहां पे किस अधिकारी की नियुक्ति की गई? तो अमर सिंह रणावत व डूंगर सिंह भाटी की। ये चीजों आपको की पॉइंट के रूप में आपको याद रखना है, ताकि पूरा किसान आंदोलन आपके दिमाग में कहानी बन जाए, एक फ्रेम बन जाए। तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी, ये याद रह जाएगी। इसके बाद में पहले चरण से आपको 2-3 चीजें और याद, वो 2-3 चीजें और क्या है? तो पहले चरण की आप 2-3 चीजें ये याद रखोगे कि पहले चरण का नेतृत्व किसने किया?
कि पहले चरण का नेतृत्व कौन कर रहा है। तो एक तो आपके साधु सीताराम दास है ही है। कौन आपके? साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास तो पुस्तकालय में नौकरी करते थे और इन्हें निकाल दिया गया। दूसरे आपके पंडित ब्रह्मदेव, ये इनका सहयोग कर रहे हैं। और एक व्यक्ति है आपके फतेहकरण चारण। फतेहकरण चारण, तीन व्यक्तियों का नाम याद रखोगे कि ये नेतृत्व करने वाले। यह चरण आपका सफल रहा या असफल? तो यह चरण असफल रहा। यह चरण क्या रहा आपका? असफल रहा। किसान इस चरण में सफल नहीं रहे। दूसरा, क्या इस चरण के अंदर कोई एक निश्चित रूप से नेतृत्व हो रहा है? नहीं, किसान स्वयं ही शिकायत करने जा रहे हैं, किसानों को निष्कासित कर दिया गया, यहाँ पे कर कम नहीं हो रही है, शोषण ज्यादा हो रहा है। तो ये चरण असफल तो रहा, पर यह चरण स्वतः स्फूर्त था। यह चरण कैसा था आपका? स्वतः स्फूर्त था। लेकिन इस चरण में किसानों के अंदर कहीं ना कहीं आंदोलन की भावना है, वो जरूर आपकी जागी है। तो ये आपका पहला चरण रहा कि 1897 में एक गांव है गिरधरपुरा। किसान इकट्ठे हुए, साधु सीताराम दास के कहने पे नानजी पटेल और ठाकरे पटेल करशन सिंह की शिकायत करने किसके पास गए? फतेह सिंह के पास। फतेह सिंह एक जांच आयोग भेजता है और वो जांच आयोग है हमीद हुसैन। हमीद हुसैन अपनी रिपोर्ट बनाता है और महाराणा को कहा कि महाराणा सच में किसानों का शोषण हो रहा है, पर महाराणा ने कोई भी कार्यवाही नहीं की। इसलिए करशन सिंह के मनोबल बढ़े और उसने आपके नानजी पटेल और ठाकरे पटेल जो शिकायत करने गए थे, इन दोनों को इस क्षेत्र से क्या कर दिया? निष्कासित कर दिया। 1903 में वह एक नया कर लगा देता है, चौरी कर, जो 5 रुपए या 11 रुपए किसान के घर पे शादी होने पे आपके करशन सिंह को देने थे। लेकिन कालांतर में करशन सिंह इस कर को आपके समाप्त कर देता है, पर चौरी कर को लगाया किसने? आपके करशन सिंह। 1906 में एक नया जागीरदार बना, और नया जागीरदार कौन है आपका? पृथ्वी सिंह। और पृथ्वी सिंह जैसे ही जागीरदार बनता है तो जनता पे एक नया कर लगा देता है, और वो कौन सा है आपका? तलवार बंदा है, और जनता का शोषण करता है। 1914 में आपके पृथ्वी सिंह की भी मृत्यु हुई, और पृथ्वी सिंह की मृत्यु होने पे उसका बेटा केसरी सिंह आपका जागीरदार बना, पर वो अल्प आयु का था, छोटा था, इसलिए मेवाड़ महाराणा ने इस बिजोलिया को खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया, और परिवर्तित करके अमर सिंह राणावत और डूंगर सिंह भाटी को नियुक्त कर दिया, तो आपके राजा के आदेश पे इस क्षेत्र का जबरदस्त शोषण करते हैं, यहां से किसानों से अच्छी तरह से कर वसूले करते हैं। पर हमें नेतृत्वकर्ता की याद रखना है कि प्रथम चरण में नेतृत्व किसने किया? तो साधु सीताराम, पंडित ब्रह्मदेव और फतेहकरण चारण। यह आंदोलन आपका ये चरण है वो पहला असफल रहा, और यह चरण स्वतः स्फूर्त था। अब द्वितीय चरण और तृतीय चरण है, वो हम उसका अध्ययन करेंगे कल। जय हिंद, जय भारत साथियों।